वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कि ऐसे ही मसीहा जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए सामने आ रहे हैं, सोनू सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनू, हमने देखा है कि कैसे पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन के बीच आप कैसे लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रही थी, फ्लडेड है पूरा लोगों की मदद के लिए जो गुहार है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, हॉस्पिटल बेड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, सब जगह सब तरीके से आप मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे ऑपरेट करते हैं आप माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर? जिस तरीके से आप साधन मुहैया करा रहे हैं, आपकी टीम भी लगी हुई है, लेकिन पूछते हुए भी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये सवाल मुझे प्रशासन और शासन से करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि एक शासन भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा, लेकिन हर एक इंसान को उठना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हर किसी की ज़रूरत है। मैं कैसे करता हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं करीबन 22 घंटे हम लोग फ़ोन पे रहते हैं, हज़ारों 30-40 हज़ार हम लोगों को रिक्वेस्ट आती है। मैं अपनी टीम बनाई हुई है कि अगर एक टीम कम से कम 10 लोगों की ऐसी है जो सिर्फ मेरी ट्विटर लाइन पे रेमडेसिविर के लिए ढूंढते हैं, टोक्लीजुमैब के लिए ढूंढते हैं, बेड्स के लिए ढूंढते हैं, अलग अलग सिटी वाइज ढूंढते हैं। फिर मुझे सब लोगों को फ़ोन करना पड़ता है। मैं सब डॉक्टर्स जितने हैं देश भर में, उनके आप CMOs की बात करें, DMs की बात करें, जो चीज़ें मुहैया करानी होती हैं फटाफट करवानी पड़ती हैं। और खासियत इस बात की है कि हम जिसको एक बार मदद कर देते हैं वो एक तरह की हमारी टीम का हिस्सा बन जाता है कि आपने मेरी माँ की जान बचाई, आपने मेरे पिता की जान बचाई, अभी हम आपके लिए इस डिस्ट्रिक्ट में, इस गाँव में खड़े हों। तो कभी भी कोई जरूरत होती तो हम लोग उनको बोलते हैं कि चलिए सिलेंडर उठाइए, वहां पहुंचिए, इस मरीज को वहां से उठाइए, यहाँ पहुंचिए। तो एक जो टीम है, मैं उस दिन देख रहा था कि अगर मेरे पास जितनी रिक्वेस्ट आती हैं, अगर मैं उन मैसेजेस के जवाब देने लगूं तो मुझे कम से कम 11 साल लगेंगे उन तक पहुंचने में। तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है, बट कोशिश जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचा सकें। सोनू, काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस भी होता होगा, क्योंकि हमने देखा था कि स्पाइस जेट के एक विमान में आपकी तस्वीर लगा के आपको थैंक्स बोला गया था। लाखों लोग आपको इस वक्त थैंक्स बोल रहे हैं। जो पिछले साल आपने किया, दरअसल वो सीधे तौर पर जान से जुड़ा हुआ नहीं था। आप मदद कर रहे थे मजदूरों की, गरीबों की, उनको घर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बार पल पल कीमती है, 1 मिनट की भी देरी किसी की जान ले सकती है। इसमें कैसे आप अपनी नर्व्स को साधे रखते हैं? कैसे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है और जब आप उस तक मदद नहीं पहुंचा पाते हैं तो गिल्ट फैक्टर भी होता होगा? बहुत होता है, हर रोज होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। रात को एक लड़की है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे थे बेड दिलाने के लिए, और ICU मिल नहीं रहा था। तो मैं सब हॉस्पिटल्स में कर रहा था, मुझे करीबन 1:30 से 2 बज गए उनको फ़ोन करते करते, लेकिन नहीं मिला। और जो उसकी सिस्टर थी जो बॉम्बे में, बहुत रो रही थी और कह रही थी कि आप ही हमारी आखिरी होगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी फैमिली। तो मैंने रात को 2:30-3 बजे जब हताश हो गए, मुझे लगा कि यार नहीं मिल पा रहा हूँ, मैंने उनको बस भगवान से सोते समय एक प्रे की कि सुबह तक इसको ठीक रखना और हम लोग किसी तरह इनको पहुंचा पाएंगे। और जब सुबह उठी, मैं 5:30 बजे उठा, मैंने वापस हॉस्पिटल्स के साथ फॉलो अप किया जो मेरे कनेक्शन से, और सुबह 5:45 बजे वो पहला बेड मिला और हमने एम्बुलेंस से फटाफट उस लड़की को पहुंचाया। अभी वो स्टेबल है, तो ठीक लगता है। तो हर 1 मिनट की कीमत है। जब मेरा फ़ोन मेरे से दूर होता है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंसान जो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, शायद वो अपनी जान गंवा ना दे। हम लोग उनको हर जगह, चाहे वो करनाल हो, पटियाला हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर 1 मिनट में एक जान बचाई जा सके। सोनू, जाहिर तौर पर आप एक बड़ा और सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सोनू, और ट्विटर पर हम सभी देखते हैं, जो आपके इंटेंशंस को डाउट करने से भी नहीं चूकते। ऐसे लोगों पर कभी गुस्सा आता है, खीज आती है? कहाँ समय कहाँ है? जो लोग जरूरत वाले हैं उन तक पहुंचने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाते, इतनी आती हैं। तो जो लोग उंगली उठाते हैं उनके लिए समय कहाँ है? मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग उंगली उठाते हैं, थोड़ा सा समय रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाने में लगाएं, ज्यादा भला हो पाएगा। पर फर्क नहीं पड़ता, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, आपको सिर्फ काम करते रहना जरूरी है। सोनू, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इस वक्त आपके लिए क्या है? बहुत चुनौतियां होंगी, क्योंकि लोगों तक अलग अलग राज्यों में पहुंचना, शहरों में पहुंचना, वहां के कॉन्टैक्ट्स, क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं आपकी?
देखिए, सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि जब आप नया शहर आता है, आपको एकदम नया शहर आता है जहाँ पर आपको कोई कनेक्शन नहीं था, वहाँ पर कैसे पहुंचे। जान की तो उसकी भी उतनी ही कीमत है, तो हम लोग वो नया कॉन्टैक्ट्स ढूंढते हैं। जब वो मिल जाता है तो हमारा वो एक टिक मार्क हो जाता है कि इस गांव के बहुत से छोटे से जिले के अंदर ये हमारे लोग हैं। तो हमारी वो टीम के अंदर वो उनको हम एक तरह का अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि कई बार आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते, आप उनको उन तक रीच नहीं कर पाते, उनको कैसे लेकर जाना वहां से। उन छोटे छोटे गांव में जो लोग हैं उन तक पहुंचने के साधन नहीं है। फिर हम लोग अपनी गाड़ियां भेजते हैं, बाइक्स भेजते हैं कि उनको वहां से उठाकर जल्द से जल्द अस्पताल में लेके आए। और अस्पताल वाले भी लोग इतना ज्यादा क्राउड है वहां पर, इतने ज्यादा लोग हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि कैसे डील कैसे करें इन चीजों से। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम लोग हर रोज करें। जैसे मेडिसिन का मैंने आपको बताया कि रेमडेसिविर बड़ा चैलेंज था, लेकिन अभी हमने बहुत हद तक उसको सॉल्व कर दिया है कि ताकि किसी को भी कभी भी जरूरत हो आप कॉल करेंगे, विल मेक श्योर कि हम आप तक सही तरीके से जो दवाइयां हैं वो पहुंचा सकें। सोनू, आप एक अब हीरो से सुपर हीरो बन चुके हैं और ये फासला आपने बहुत कम समय में तय किया है। इस सुपर हीरो के विंग्स दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन ऐसे में कई चीजें परेशान तो करती होंगी। रात में नींद नहीं आती होगी, कई बार ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें या वीडियोस भी होते होंगे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं आपको छोटा सा और किस्सा बताता हूँ। देहरादून में एक लड़की थी, सबा। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, 2 ट्विंस होने वाले उसके। और वो बड़ी तकलीफ में, तो उसके हस्बैंड और उसके सिस्टर ने हमें ट्विटर के थ्रू कनेक्ट किया। हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल बेड दिलाया, फिर उनको आईसीयू की जरूरत पड़ी वो दिलाया, फिर उनको प्लाज्मा की जरूरत पड़ी हमने वो दिलाया, फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी वो भी दिलाया जब अवेलेबल नहीं था। तो हमें लगा कि हमने बचा लिया है और वो ठीक भी हो गई। लेकिन अगले दिन परसों हमें खबर आई सुबह कि वो जो लड़की थी सबा नहीं रही। तो बड़ा दुख हुआ। और एकदम पूरा जो जिस तरह आपके घर में कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इतनी कोशिश कर रहे थे। विश्वास मानिए 10 घंटे बाद उसके हस्बैंड और उसकी सिस्टर का मुझे फोन आता है कि सोनू, मैं अपनी नहीं बचा सकी, मैं अपने वाइफ को नहीं बचा सका, लेकिन हम आपकी के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि हम लोग और लोगों को बचा सकें। तो वो जज्बा होता है जब आप किसी के लिए मेहनत करते हैं। उनको पता है कि वो एक हेल्पलेस इंसान है। इसमें ये समय ऐसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हो, कितने कनेक्टेड हो। कुछ है, मैंने इतने बड़े बड़े लोग जिनसे मैं शायद मदद मांगता, वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि सोनू कहाँ से भी इसका इंतजाम करवा के दे। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आप कैसे करेंगे। आपको पहला स्टेप लेना जरूरी है, आपको समंदर में कूदना जरूरी है, तैरना लहरें खुद सिखा देंगी। बिल्कुल सोनू, और फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपका फॉलो अप रहता होगा, जरूर आपकी टीम इसमें लगी रहती होगी। बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी होते होंगे जो आपको मदद ऑफर करते होंगे। सबकी मदद ले लेते हैं आप, या फिर उसमें भी तय करते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है, ये नॉन जेन्युइन है? देखिए, हम कोशिश करते हैं उसको वेरीफाई करने का कि वो सही है या नहीं सही है। बहुत दफा ऐसे लोग होते हैं जो सही नहीं भी होते, पर हमें फिर भी वो चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचेंगे ये सही नहीं है और कहीं जेन्युइन इंसान है उस तक मदद ना पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि शायद कुछ कॉन्टैक्ट्स जो है हम लोगों से मिस हो जाते हो, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है पहुंचने में। हजारों की गिनती में बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉलोअप्स बड़े जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने मैसेज भेजा तो आप उसको छोड़ देते, फिर आप उनको फॉलो अप करते हैं, उनके 2 घंटा बेड नहीं मिला, फिर 2 घंटे बाद वापस करना पड़ता है। तो जो अगर आप भूल जाएंगे उस फॉलोअप को, तो जो इंसान आपके लिए इंतजार कर रहा है बेड के लिए, मेडिसिन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो उसकी हालत क्या होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप में। मुझे भी जब कोई बार मेरी टीम वाले बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद वापस रिमाइंड करिए। हर 1.5 से 2 घंटे में मुझे रिमाइंड करवाते रहे। अगर मैं भूल भी जाऊँ, आई मेक श्योर कि मैं आज उनको बेड, ऑक्सीजन या दवाइयां जो मैं जरूर पहुंचा दूं। सोनू, अब से कुछ वक्त पहले आप भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उस वक्त भी हजारों लोगों ने आपके लिए दुआओं में हाथ उठाए थे और ये दुआ की थी कि जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएं। वो कैसा अनुभव था? क्योंकि जो इंसान खुद मदद कर रहा हो कुछ वक्त तक एक्शन से आउट हो जाए और उसको खुद कोरोना हो जाए। नहीं, मैं एक्शन से बिल्कुल आउट नहीं था। मैं उल्टा ज्यादा एक्शन में आ गया था, क्योंकि समय था मेरे पास। मैं एक कमरे में बंद था, बाहर नहीं निकल नहीं सकता, तो मेरे पास ज्यादा समय था। मेरे फोन जो बज रहे थे और मैं ज्यादा कोऑर्डिनेशन कर रहा था। पहले मैं 20-22 घंटे अगर काम करता हूँ तो मैं 24 घंटे काम करता था, क्योंकि समय ही समय था आपके पास। तो मुझे लगता है कि उस समय उन 5-6 दिनों में जब मैं आइसोलेशन में था, मैं ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हुआ और ज्यादा लोगों को मदद पहुंचा पाया। तो फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा नहीं आप सोच सकते। मुझे याद है मेरे दोस्त बोलते थे कि बढ़िया फिल्म देखना अच्छी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मैंने अभी तक हमने रिमोट को हाथ नहीं लगाया, समय नहीं है कि उसको आप ऑन भी करके देख सके। सो ये वो समय है जब आपको हर चीज पीछे छोड़नी, हर एक इंसान।
हर चीज को भूलना है, आगे आना है, एक टीम बनानी है, अपने रिसोर्सेस इकट्ठे करने हैं, क्योंकि इतनी जिंदगी जो आपने बिताए हैं, मैं नहीं मानता कि हर एक इंसान जो भी है, कामयाब कम कामयाब, एक्टर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, उसके कोई ना कोई लोग ऐसे कनेक्टेड जरूर रहते हैं जो आपके एक फोन से किसी की जान बचा सकते हैं। उन सबको उठना होगा, उन सबको उन कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट वापस करना होगा और देश के लिए जुड़ के मदद करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर नाउ। सोनू, एक मेरा सवाल यहाँ पर ये आपसे, और मैं जेन्युइनली ये जानना चाहती हूँ कि जब तक आप इस चीज से जुड़े हुए नहीं थे, जब तक कोरोना नहीं था, आप सिस्टम की इस लूपहोल से वाकिफ थे? सिस्टम में कितने लैप्सेस हैं, कहाँ कहाँ कैसे चीजें बदल जाती हैं वक्त के साथ, कैसे हम ये माने कि जो सिस्टम में एक परेशानी है, एक तरह की लाचारी है, उससे अब आप ज्यादा बेहतर तरीके से दो चार हो पा रहे हैं? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है पहले हम लोग सब शिकायत ही करते थे कि यार हिंदुस्तान में ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, सड़कें अच्छी होती, अस्पताल अच्छे होते, तो हम लोग थे। लेकिन इस बार जो हुआ है, इतने इनोसेंट लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग भी जानते हैं, सब यंग ब्रिगेड है, 18 साल, 20, 30, 40 साल की एज में मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक महीने पहले सोचा नहीं होगा कि एक ऐसी वेव आएगी और इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग कैसे इसको देख रहे हैं आने वाले समय में? हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पूरी कंट्री का जो जीडीपी है, उसका 1 से 2% मैक्सिमम हम लोग हेल्थ केयर पे करते हैं। और आज आप सोचिए, आपने कितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हो या आप कितने भी सक्सेसफुल हुए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हेल्थ केयर कोलैप्स हो गया, तो ये सब अनजान जो चीजें ऊपर आई और ये बेकसूर लोग जो थे, इन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो मुझे लगता है उसको हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 7-8% हमारा जीडीपी का हेल्थ केयर के लिए होना चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी कभी घटना हो तो हमारे देश के लोग जो हैं सुरक्षित हो। ये इनोसेंट लोग जिन्होंने जानें गंवाई हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके परिवार वाले कभी भी उन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे कि हमारे बेटों की, हमारे बच्चों की, हमारे माँ बाप, दादा दादी, सब लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्योंकि उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको एक बेड नहीं मिल पाया। लोग बिलखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मैसेजेस आते हैं और मैं उन पर फोन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं सोनू सूद बोल रहा हूँ। वो रोना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से बिलखना शुरू कर देते हैं कि आप बचा लीजिए मेरी मदर को, बचा लीजिए मेरे फादर को, आप मेरी बहन को बचा लीजिए। तो मुझे लगता है कि मैं इतना हेल्पलेस हूँ कि मैं क्या करूँ इन लोगों के लिए। मैं कोशिश करता हूँ इनको दिलाने की, और बहुत सारे लोगों को दिला भी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोबारा ऐसी कभी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ये लोगों को फोन करना पड़े अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए। सोनू, ये तो बात हुई जब संक्रमण चल रहा है, किस तरीके के अब संसाधनों की कमी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो संक्रमण आफ्टर इफेक्ट्स छोड़ जाएगा, कई बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और इमीडिएट जो परेशानी एक और है, कई ऐसे लोग भी हैं जिनका अंतिम संस्कार तक करने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट लेवल की आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि तीसरी वेव की भी बात हो रही है, उसमें भी सोनू सूद ही सामने आएंगे, वो लोगों की मदद करेंगे। अब आपका आगे का क्या है एक्शन प्लान? देखिए, मुझे तो खड़े होना ही है देश के लिए। मैं पहले भी एक मुद्दा उठाया था कि मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए। मुझे नहीं पता कि उनका आगे का क्या फ्यूचर की तैयारी होगी, लेकिन देश भर में सरकारों को आगे आके ये करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जुड़ के उनके फ्यूचर को सिक्योर करें, कि उनका जो भविष्य है, किसी भी स्कूल में पढ़े, किसी भी कॉलेज में पढ़े, हायर स्टडीज़ करें, उनकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, प्राइवेट हो, सरकारी हो। अगर आपके कोरोना के अंदर आपके माता या पिता या दोनों किसी ने भी खोया है, उनकी पढ़ाई का खर्चा किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं लगना चाहिए। ये पहला लॉ होना चाहिए। मैंने जैसे अंतिम संस्कार की आपने बात की, मैंने बहुत लोगों को हेल्प की है करवाने में, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं थे, जाने का कोई तरीका नहीं था। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कितने 3,500-4,000 लोग हर रोज हम लोग खो रहे हैं। 15,000 रुपये लगते हैं, 10,000, 15,000 लगते हैं खर्चे। 4 से 5 करोड़ का रोज का खर्चा है। सरकार को बोलना चाहिए कि जितने ये शमशान घाट हैं, जहाँ पे भी ये अंतिम संस्कार होते हैं, सब फ्री में होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हम लोग उनके साथ खड़े हुए। एक तो पहले ही वो लोग टूटे हुए, उनको पता नहीं कि क्या करना। मुझे लगता है जब हम इनके भविष्य, बच्चों के भविष्य की बात करते हैं और इनके इन मुश्किल समय में खड़े होने की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज आएगा देश भर में कि समय खराब जरूर है, लेकिन आज भी हम आपका हाथ थामे हुए। तो मैं रोज बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ जिसमें इन बच्चों की सबकी पढ़ाई करवानी है। मुझे थोड़ा समय लगेगा, 15-20 दिन, 1 महीना लगेगा, क्योंकि अभी बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन आई मेक श्योर कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे हर एक बच्चा जिसने भी अपने माता पिता को खोया है, मैं आई मेक श्योर कि उसकी एजुकेशन फ्री।
चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई जिस तरीके से आप लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और हर एक तक मदद पहुंचाने की कम से कम यहाँ पर आपकी जो कोशिश है वो बेहद सराहनीय। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू।